प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब की नवम पुण्यतिथि और विश्व आदिवासी दिवस के इस पुनीत अवसर पर हम सबके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब राजस्थान विधानसभा जयपुर के सभागार से राजस्थान के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री हरिबाऊ बागड़े साहब से विनम्र निवेदन कि हम सबके बीच में आज हम सबको संबोधित करें। माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिबाऊ बागड़े साहब, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन और स्वागत। राजस्थान सरकार के नगरीय एवं स्वायत्त मंत्री चंबर सिंह जी खर्रा, आचार्य स्वामी श्री सोमेंद्र जी महाराज, प्रोफेसर प्रकाश जी शर्मा, श्रीमती सुमन जी चौधरी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, चाहे चित्रकार भाई और बहनों, आज यहाँ विश्व आदिवासी दिवस भी आज का है और हर घर तिरंगा ये भी अभियान अपने देश पे अभी शुरू है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी के साथ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज 9 अगस्त का दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इस दिवस की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आज का दिन दुनिया भर के आदिवासी समुदाय के अधिकारियों, उनकी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषा के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित हैं। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण करने वाले आदिवासी ही है। मैं इस अवसर पर धरती आबा, महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक बिरसा मुंडा को भी नमन करता हूँ। ये सुखद है कि विश्व आदिवासी दिवस पर ग्रामीण विकास एवं शोध परिषद राजस्थान के जल संचयन संकल्प कार्यक्रम का यहाँ एक भव्य आयोजन किया है। जल संचयन इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राजस्थान में पानी की एक एक बूंद को सहजते हुए जल संचयन की परंपराएं विकसित हुई है। इसलिए यहाँ कहाँ भी गया है, जठे जल उठे जगदीश। इसका अर्थ है कि जहाँ जल है वही ईश्वर का वास होता है और हमारी परंपरा भी ऐसी है कि जहाँ जल है वही भी बस्ती हो गई, वही लोग रहने गए, वही आवास हुए। अभी सबसे पहले आवास अपना इधर हुआ तो सिंधु नदी के सिंधु नदी के तीर पर सभी लोग वहाँ आए, उससे वो देश भर फैले, वो बात अलग है। लेकिन जल के पास ही निवास और आवास करने की अपनी परंपरा है। और जल के लिए तो राजस्थान में बहुत कठिन परिस्थिति से भी आगे बढ़े और केवल यहाँ जल की कमी के कारण राजस्थान से लोग जो बाहर गए वो जल के ही कारण गए, और कुछ लड़ाई के कारण गए।
यहाँ के लोगों को तो आक्रांतों से लड़ाई भी करना है और जल के लिए भी लड़ाई करना है। तो इतना जल के इसके लिए वो यहाँ संचय करते थे। मैं सुना है कि पहले लोग आवास के नीचे टांकी बांधकर वहाँ उसको ताला भी लगाते थे और जैसा जैसा रोज आपने को जल लगेगा उतना उतना निकालते थे। इतनी पानी की वहाँ हमारे यहाँ जो कठिनाई थी, जल संरक्षण हमारे यहाँ जान परंपरा से जुड़ा विषय है। प्राचीन काल में 4वीं शताब्दी की एक प्रमुख पुस्तक है। कृषि क्षेत्र के लोगों को मालूम है कि कृषि पाराशर, ये पाराशर ऋषि ने वो लिखा है। इसमें वर्षा जल एवं वर्षा प्रणाली की व्याख्या की गई है। यहाँ तक कि वर्षा जल संग्रह के लिए खेतों में छोटे बांध बनाने की चर्चा भी की। कब? ईस्वी सन 400 शताब्दी में। आज भी अपन वही कर रहे, बांध बना रहे, तालाब बना रहे, बड़े बड़े तालाब भी बना रहे और पानी इधर का उधर भी लेके जा रहे। और जल का कितना महत्व था वो लोग भी कहते यहाँ के कि जल की उपलब्धता के अनुसार कृषि योग्य भूमि को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। देव मातृका, यानी वह क्षेत्र जो पूर्णतः वर्षा जल पर निर्भर है उसको देव मातृका क्षेत्र बोलते थे, एवं अदेव मातृका अर्थात जिसके लिए जल के अन्य स्रोतों से जैसे नदी, तालाब, कुएं, साथ साथ वर्षा जल भी उपलब्ध है। महाराणा प्रताप के शासनकाल में भी एक पंडित चक्रपाणी मिश्र नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हो गए। उन्होंने विश्ववल्लभ नाम की किताब लिखी, विश्ववल्लभ, और उसमें केवल खेती का विचार किया है, किसानों के लिए विचार किया है और वनस्पति के लिए विचार किया है, आयुर्वेद के विचार किया है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई एखादा पेड़ सूख गया, वो मरने सरीका हो गया, तो भी उसको वो आयुर्वेद की दवा देकर वो उसको जीवित भी कर सकते हैं। उसका भी उन्होंने उसमें विचार किया। ऐसा संशोधन उन्होंने किया है। आप देखते हैं कि पूर्व के लोग झाड़ से, फूलों से कलर करते थे, कलर। वो कलर इतना पक्का होता था तो वो कई सालों तक रहता। आज हमारे संभाजीनगर जिले में अजिंठा नाम का गांव है, वहाँ कुछ बहुत सारी लेनियाँ है, केव्स है, 700 साल से पूर्वी का है, 700 साल, लेकिन अभी भी उसको कलर है। जब दिवा हुआ कलर आज भी दिखता है अपने को, काय का बना हो। वो ऐसे ही पेड़ के, फूलों के, इधर के उधर का गया, उसमें केमिकल नहीं है। आजकल तो केमिकल काय में भी डालते, गुलाल में भी केमिकल है, कुमकुम में भी केमिकल है। अभी कुमकुम लगाना भी लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ केमिकल है। और ऐसे ही केमिकल से कलर होता है, लेकिन पूर्वी वो पेड़ से, फूलों से
कलर करते थे, ये हमारे लोगों का ज्ञान था, ये बड़ा ज्ञान उनमें था। तो वो भी आप ध्यान में रख सकते थे। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ के शुष्क और पथरीली भूमि में पानी का संकट हमेशा बना रहता था। इस समस्या के निपटने के लिए दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र ने इस ग्रंथ की रचना की और ग्रंथ के शुरुआती अध्यायों में बिना किसी आधुनिक उपकरण के यह पहचाने की विविधता दी गई है कि जमीन के नीचे जिस स्थान पर पानी मौजूद है, इसके लिए भी उन्होंने कई प्राकृतिक संकेत किए हैं। प्राकृतिक संकेत ऐसे किए कि वो जमीन के नीचे कहाँ पानी है वो ढूंढ सकते थे और वो भी ऊपर निकाल सकते थे। ऐसे ही उन्होंने वो चक्रपाणि ने काम किया है। तो ऐसे जेल के लिए राजस्थान में तो बहुत बड़ी पैमाने में चर्चा की। एक कहावत भी है इधर, घी ढूलिया मारो कि नहीं जाशी, पानी ढूलिया मारो जी बले। इसका मतलब है कि घी बह गया तो मुझे चिंता नहीं, लेकिन पानी बह गया तो दिल टूटता है, दिल कम होता है, दिल में बहुत आग लगती है पानी के। इसलिए घी गया तो उसको चिंता नहीं, लेकिन पानी, इसका मतलब है घी सस्ता और पानी महंगा। वो जमाने की बात है, अभी की नहीं। अभी तो राजस्थान में बहुत जगह से पानी आ रहा है। मैं उधर बाड़मेर में गया था, तामलोर गांव में। तामलोर गांव जो है वो है पाकिस्तान के बाउंड्री को लगकर है। गटरा रोड है ना, गटरा रोड, गटरा गांव अपने तरफ नहीं, वो पाकिस्तान में गया गटरा, लेकिन वो नाम से अभी तो वैसा चालू है, गटरा रोड, गटरा रोड। गटरा पर अपन जा भी नहीं सकते। वो रास्ते पे वो गांव है तामलोर। मैं वह गया था, देखा वहाँ भी एक छोटी सी ये थी, पानी रुका था और मैं एक नल खोला वहाँ और उसको पूछा ये पानी कहाँ से आया, तो उन्होंने बताया नर्मदा से आया। सरदार सरोवर जो कि वो गुजरात में है और तामलोर से करीब करीब 800 किलोमीटर है, वहाँ से पीने का पानी आया। और वो तामलोर में अभी मुझे देखा, मैंने देखा वो पानी इतना दूर आया। और वो नर्मदा नदी से, सरदार सरोवर से राजस्थान के 2 जिलों को आज भी उसको जल मिलता है। वो भी वहाँ की ज़मीन पे फसल आती है, वो पानी पे जल से। ये ऐसे अभी तो मध्य प्रदेश से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, अभी तो अपने यमुना से भी आने वाला है। तो ये सभी देखो, अभी पंजाब से एक नहर है, वो गंगा सिंह महाराज ने 1927 में लाई थी। अगले साल उसको 100 साल होने वाले हैं। 100 साल के पहले गंगा सिंह महाराज ने गंगानगर को, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उधर तो बीकानेर है, वहाँ पानी आता है, जल आता है। वो 100 साल पुरानी नहर है। और वो नहर जो है विश्व के सबसे लंबी नहर है मालूम? आपने कभी सुना है विश्व से सबसे लंबी नहर कौन सी होगी? तो राजस्थान की नहर है, गंगा नहर है। तो ऐसी ये नहर थी।
तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने पास पानी का संचय भी है। मैंने कुछ आंकड़े भी निकाले कि कहाँ पानी कितना है। मैं अपने देश के बराबर बाहर के जग का भी विचार करता हूँ, विश्व का विचार करता हूँ। तो भारत में अपना जो संचय पानी का है, जल संचय, वो कितना है? तो भारत में 1910 अरब घन मीटर, 1910 अरब घन मीटर इतना संचय है। अभी मैं विचार कर रहा था कि चीन में कितना होगा, तो चीन है 2840 घन मीटर, 2840 अरब घन मीटर इतना चीन में है। और अमेरिका में 3070 अरब घन मीटर इतना जल संचय उनके पास है। और मैं ये विचार किया था कि वहाँ वर्षा कितनी होती है, हर साल वर्षा कितनी होती है। तो अमेरिका में लगभग 715 से 770 मिलीमीटर होती है हर साल, और चीन में 645 तो 660 इतनी मिलीमीटर वर्षा हर साल होती है। और भारत में कितनी होती है? तो भारत में होती 1083 से 1170 मिलीमीटर सरासरी। तो चीन से और अमेरिका से भी ज़्यादा बारिश अपने देश पे होती है, ये भी सब ध्यान में रखना है। लेकिन इतना होकर भी अपना जल संचय कम है, इसीलिए पानी की हमारे पास थोड़ी कठिनाई होती है। जल संचय कम है। जल संचय के लिए बहुत कोशिश भी हो रही है, अभी हो रही, पहले भी हुई। लेकिन जब स्वतंत्र के बाद केंद्र में पहला मंत्रिमंडल बना 1952 में, जब एक आंध्र के रेड्डी नाम के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि जहाँ हमेशा के लिए नदियाँ बहती है, वो नदियाँ जिस क्षेत्र में बारिश कम है, जिस क्षेत्र में सूखी नदियाँ होती है, वो नदियाँ को जोड़ दे, नदी जोड़ प्रकल्प। लेकिन वो नहीं हुआ। वो तब से ध्यान में था लोगों के। अटल बिहारी वाजपेयी जब पंतप्रधान बने तब उसने शुरू किया, और हमारे महाराष्ट्र के ही एक मंत्री को ये काम दिया था, और उन्होंने भी कुछ कोशिश की। पर अटल जी का मंत्रिमंडल तो 5 साल ही रहा, बाद में बदल गया। 10 साल के बाद फिर बंद हुआ, फिर मोदी जी आ गए तो उन्होंने चालू किया। अभी शुरू है, कहीं ना कहीं इधर का पानी उधर देख के जाना। जहाँ ज़्यादा पानी है और जहाँ कम पानी है, ज़्यादा पानी से कम पानी वाले इलाके को पानी देने की ज़रूरत है। वो अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। भारत कुछ कम नहीं है। अरे भारत में इतनी बारिश है। भारत में जो तीनों ऋतु जो है वो सरीखे अच्छे हैं। हमारे यहाँ वर्षा काल भी है, ठंडी का मौसम भी है, गर्मी का मौसम भी है। कई देश ऐसे हैं विश्व में कि उनके सूर्य दर्शन भी कई दिनों तक होते नहीं, कई महीनों तक होते नहीं। पर हमारे यहाँ सभी ऋतु सरीखे हैं, रोज सूर्य दर्शन भी हमारे यहाँ होता है। तो ऐसी ये भूमि है। और भारत में
वर्षा काल तो सबसे ज़्यादा है। भारत में लोक संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में दूध का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ये हमारे देश में है, हमारी साधन सामग्री से हम कम नहीं है, साधन सामग्री से कम नहीं। विश्व में जितना पत्थर होगा अच्छा उतना तो राजस्थान में है, मार्बल उतना इतना है। और ऐसे ऐसे हमारे ये देश का है। और राजस्थान के फसल योग्य जमीन कितनी है? तो राजस्थान में फसल योग्य जमीन है 1,08,00,000 हेक्टर। बच्चों आपको काम आएगा। भारत की फसल योग्य जमीन है, भारत की, राजस्थान की 1,08,00,000 राजस्थान की। अपने देश में उसका परसेंटेज 11% है, 11%। और भारत की फसल योग्य जमीन कितनी है? तो 18,01,00,000 हेक्टर। 18,01,00,000 हेक्टर भारत की फसल योग्य जमीन है। मैं ये सोच रहा कि अमेरिका की फसल जमीन कितनी है? अमेरिका में तो अपने से थोड़ी ज़्यादा है, 18,08,00,000, बोले तो 7 लाख हेक्टर ज़्यादा है केवल। और चीन की कितनी है? तो चीन की 11,08,00,000 हेक्टर। अपने से 7 करोड़ कम है हेक्टर। और उनकी लोक संख्या 142 से हमारी लोक संख्या 150 करोड़ हो गई, 150 करोड़ हो गई। अमेरिका की अभी लोक संख्या 35 करोड़ है, सिर्फ 35 करोड़। तो ऐसी है। पानी की जो उपलब्धता है, वो पानी की उपलब्धता जितनी है अपने पास, वो अपन जरा सोच समझ कर उसका उपयोग करना चाहिए। पानी की बचत, इसका मतलब है पानी की निर्माण, पानी का निर्माण। जल की बचत, जल का निर्माण। बीज की बचत, बीज का निर्माण। ये सोचना चाहिए। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि पानी बचाना, हम पानी पीने को देते हैं, ये पूरा मेरे लिए तालियां मत बजाओ, आप भी वैसा करो, आप भी वैसा करो। थाली में झूठा मत छोड़ो। मुझे याद है झूठा छोड़ने के एक बच्चे की नौकरी गई। हमारे महाराष्ट्र में भी वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के भी अध्यक्ष बने, दादा साहब मावड़नकर। 1952 में वो जब अध्यक्ष बने तब उसका एक रिश्तेदार आया उनके पास दिल्ली में, और वो बोला मैं एमकॉम हूँ, मैं अर्थशास्त्री हूँ, तो मुझे भारत के नियोजन में काम करने की इच्छा है, भारत का नियोजन। तो 2-3 दिन वो घर में रहे, उनके साथ भोजन किया, और चौथे दिन बोला कि दादा साहब मेरा क्या हो गया, मुझे कुछ हाँ नहीं ना नहीं बोले आप। दादा साहब ने बोला अरे तू अर्थशास्त्री है लेकिन तू कोई उपयोग का नहीं, तू कोई लायक नहीं। बोले क्यों? अरे तू और मैं साथ में भोजन किया, दोनों बार तूने थाली में झूठा छोड़ा। तेरे पेट का नियोजन तुझे आता नहीं, देश का नियोजन क्या करेगा?
ये नियोजन है, ये ध्यान में रखा। यही उम्र है तुम्हारी ये सब करने के लिए यही उम्र है। बूढ़ेपन में कुछ न कर सकोगे। अभी आपने अच्छे यही उम्र में कुछ अच्छे गुण प्राप्त किए तो आखिर तक वो अच्छे रहते हैं। तो इसीलिए आप निश्चित रूप से एक करना चाहिए। मैं अभी हमारे यहाँ मुझे बुलाया है कि प्रोफेसर सावरलाल जाट, ये प्रोफेसर थे जो राजस्थान की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत नामांकित यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही इसमें उन्होंने प्रोफेसर का भी काम किया है। उनके लड़की ने भी आज बताया यहाँ कि उन्होंने क्या काम किया है। और इसी ऐसे प्रोफेसर ने जो काम किया है उसको आपको छोड़कर वो 9 साल हो गए। उनने पुण्य स्मरण के लिए उन्होंने यहाँ जल संरक्षण या जल संचय का कार्यक्रम रखा है। पानी का जल का महत्व देखकर उन्होंने कार्यक्रम रखा है। मैं प्रोफेसर शर्मा जी से या उनसे प्रकाश जी से मैं निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम रखा। लोग जन जागरूकता का कार्यक्रम ये है, जन जागृति है। बार बार हुआ, बार बार स्मरण में रहे तो पानी की निश्चित बचत होगी। और पानी हमने कम से कम यूज करना, वो फसल का पानी हो, अपने खुद का पानी हो। अरे गाड़ी धोते तो भी कितना भी पानी बह जाता है, ये भी ध्यान में रखो। और इसीलिए पानी की बचत महत्वपूर्ण है। मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सत्कार किया, इसीलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान।